को। और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने थॉमस की डिफिनीशन तक पढ़ा था, उसके आगे की पढ़ाई आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर बात हो रही थी थॉमस की, तो थॉमस की अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो आप डिफिनीशन में कभी भी कहीं भी आपको एक शब्द अगर दिख जाए, प्रत्यक्ष विनिमय या डायरेक्ट एक्सचेंज, तो आप आँख बंद करके उसमें थॉमस को टिक करिएगा, वो 100% श्योर है कि वो सही होगा। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पे, जेवेंस की डिफिनीशन है। जेवेंस ने अपनी पूरी डिफिनीशन में सिर्फ आवश्यकता की बात किया है, वांट्स या नीड्स की बात किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है आपको किसी भी डिफिनीशन में नीड्स, वांट्स या आवश्यकता ऐसे कोई भी शब्द दिखते हैं पढ़ने पर, तो वो परिभाषा अगर किसी की होगी तो वो जेवेंस की परिभाषा होगी। आप एकदम इसको क्लियर समझते रहिए। और फिर आता है तीसरा, मार्शल की डिफिनीशन, जो सबसे फेमस डिफिनीशन मानी जाती है, या मार्शल का कहा जाता है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इन सभी चीज़ों में। तो उसको देखते हुए अगर हम करते हैं तो मार्शल की डिफिनीशन आपको अगर देखनी है, थोड़ी बड़ी है बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। उसमें दो आपको शब्द मिलेंगे, एक वैधानिकता, ठीक है ना, लीगलिटी या लॉफुल शब्द अगर आपको दिखता है, वैधानिकता या ऐच्छिक, ऐसे कोई भी शब्द दिखते हैं आपको, तो वो परिभाषा और किसी की नहीं हो सकती, वो परिभाषा सिर्फ किसकी होगी, मार्शल की। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ाई करेंगे तो ये समझ में आएगी पूरी बातें। आप, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। थॉमस की अगर आपको डिफिनीशन पहचाननी है तो उनकी पूरी डिफिनीशन में आपको डायरेक्ट एक्सचेंज या प्रत्यक्ष विनिमय शब्द जरूर मिलेगा। अगर जेवेंस की परिभाषा आपको देखनी है तो जेवेंस की परिभाषा में आपको आवश्यकता की बात ज़्यादा मिलेगी, आवश्यकता शब्द जरूर होगा, नीड्स या वांट्स उसमें यूज़ किए जाएंगे। फिर आएगा आपका मार्शल की डिफिनीशन। मार्शल की डिफिनीशन में आपको वैधानिकता, लीगलिटी, लॉफुल, ऐच्छिक ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसे शब्द कहीं भी दिखते हैं पूरी डिफिनीशन में तो आप सीधे उसको टिक करिए, किसके नाम पे, मार्शल के नाम पे। क्यों, आप अगर आपको पूरी परिभाषा जाननी है तो आप ये भी ऐसे ऐसे भी जान सकते हैं कि थॉमस के, अगर थॉमस की डिफिनीशन की बात किया जाए तो थॉमस ने साफ साफ कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी प्रोडक्ट से क्या करना, डायरेक्ट एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहलाता है। जेवेंस ने क्या कहा है, जेवेंस ने अपनी परिभाषा में साफ साफ ये बात कही है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी कम नीड्स या कम आवश्यकता की वस्तु को किसी को दे देते हैं और ज़्यादा आवश्यकता की वस्तु उससे क्या करते हैं, ले लेते हैं या बदल लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये परिभाषा जेवेंस की है। फिर आते हैं मार्शल की डिफिनीशन पे। मार्शल ने अपने परिभाषा में कहा है कि ऐच्छिक और वैधानिक हस्तांतरण, एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के बीच वैधानिक या ऐच्छिक, ठीक है ना, लीगल या लॉफुल, जो भी आप कहिए, जो भी ट्रांजैक्शन होगा या एक्सचेंज होगा या विनिमय होगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, बार्टर सिस्टम। फिर आते हैं हम लोग, इतनी बात हो गई डिफिनीशन की, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आते हैं हम लोग इसके मेरिट्स पे। बेसिक तौर पे हम लोग पढ़ते रहते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि मेरिट्स के लिए बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी नहीं होती हैं। फिलहाल है ढेर सारी चीज़ें, बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। और एक बात और यहाँ से समझते चलिए कि जब भी हम मेरिट की बात करेंगे, किसी भी चीज़ की अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स में हम फिर उसकी डिमेरिट्स को नहीं ऐड करते हैं, उसके हानि को नहीं देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी था, हम सिर्फ उसका मेंशन करते हैं। तो शुरू करते हैं, मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय के लाभ। तो अगर सबसे पहला लाभ देखते थे तो ये क्या था उस टाइम के लिए, ये पद्धति कैसी थी, सरल पद्धति थी उन लोगों के लिए, क्योंकि मनी थी नहीं तो उनके लिए वही क्या था, सबसे सरल पद्धति थी। भाई हमने गेहूं दे दिया, उसके बदले उसने हमको चावल दे दिया, बात खत्म हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है पारस्परिक सहयोग। देखिए पारस्परिक सहयोग, इसको आप ऐसा भी समझने के लिए, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत समझ में आ रही तो पारस्परिक सहयोग या गुड रिलेशन, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। गुड रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं या दूसरा वाला भी हम पे डिपेंड होता है, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होता था। और बार्टर सिस्टम में क्या था कि हमको कब किससे कौन सी वस्तु लेनी पड़ जाए, कौन सी देनी पड़ जाए, इसका हमें पता नहीं होता था। इसलिए हम सबसे अपना रिलेशन क्या रखते थे, बढ़िया या अच्छा बना के रखते थे और लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे।
फिर आते हैं हम लोग तीसरे पे, जोखिम की कमी। जोखिम की कमी का यहाँ सेंस ये है कि हम लोग बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो भी वस्तुएं होती थी उसको एक दूसरे से बदल लेते थे। तो जो चोरी होना, जिसके पास कम होता था वो चोरी करते थे, ये सब चीज़ें वो उस समय नहीं थी, क्योंकि सबके पास गेहूं चावल होते थे, लोग एक दूसरे से बदल लेते थे, तो चोरी करने का कोई या जोखिम ऐसा कोई होता नहीं था। फिर आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा, लास्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें 3-4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम अच्छे से चलेगा तो पर्सन का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एक पर्सन का डेवलपमेंट होगा। पर्सन का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, और देश का डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन में अनाज हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो हम खाने के अलावा उसको क्या करेंगे, बदलेंगे भी ना, देश दूसरे देश को बेचेंगे भी। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनेशनल हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, उसको सुविधा मिलेगी, या हमारी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेरिट्स। हमने 4 लिखे हैं, आपको लिखना हो तो आप कई पॉइंट और लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप जैसे लिख सकते हैं कि इससे दोनों पार्टियों की या दोनों पक्षकारों की आवश्यकता की पूर्ति होता है, ये भी एक चीज़ है। अगला, इससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, इकोनॉमी अच्छी होती है, या फिर आप और ऐड कर सकते हैं कि इसमें पर्सन का डेवलपमेंट होता है। तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, मैंने ये 4 लिखा है, 4 मेंशन किया था, बाकी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, ऐसा आपके एग्ज़ाम में दिख सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, गड़बड़ ना हो। इसलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको जो भी दिक्कत हो वो अपना कमेंट में मुझे बता देगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा कि अगले के लिए हमें कुछ चीज़ें करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का, विनिमय या एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम का, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी डीमेरिट्स। बार्टर सिस्टम की जो डीमेरिट्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और सबसे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत इसी को है। अब बात करते हैं वस्तु विनिमय के दोष, डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर हम बार्टर सिस्टम की डीमेरिट्स की बात करते हैं, ये जो डीमेरिट्स की बात की जा रही है, अब डीमेरिट्स उस समय क्या थी, तो उस समय के लिए अगर हम सोचेंगे तो उस समय के लिए हमारे लिए मनी ही सब कुछ था, वो बार्टर सिस्टम ही सब कुछ था, मनी तो था नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो बहुत सी कमियाँ थी। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। पहला कमी जो उसका था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरे संयोग का अभाव था। दोहरे संयोग का मैं यहाँ मतलब क्या है वो समझ लीजिए। दोहरे संयोग का मतलब कि जरूरी नहीं कि जो हमारे पास है उसके विपक्ष में दूसरे के पास दूसरा सामान हो। जैसे आप सबको पता है कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है, जैसे राइस होने का या गेहूं होने का, चावल होने का अपना एक सीज़न है। तो जिस सीज़न में गेहूं होता है उस सीज़न में गेहूं ही होगा ना, कि चावल कोई उगाएगा। तो ये समस्या थी, यहाँ हमें समझने की बात ये है कि भाई गेहूं के समय गेहूं होगा, सबके पास गेहूं है तो कोई एक्सचेंज करेगा, नहीं कर पाएगा ना। चावल के समय सब चावल लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग क्या होते थे, दोहरे संयोग का अभाव। जरूरी नहीं कि जो आपके पास हो वो दूसरे के पास न हो, उसके पास भी वही चीज़ हो सकता है, तो आप विनिमय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले कमी ये रही। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरी कमी पे। दूसरी कमी की अगर बात करते हैं तो मूल्य मापन के सामान्य आधार का अभाव, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कहने का सेंस ये था कि हम किसी भी वस्तु के प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, या प्राइस को क्या नहीं कर सकते थे, समझ नहीं सकते थे कि ये कितने का है। जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें उसका प्राइस लिखा होता है, हम उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं, और उसमें 25 रुपये लिखा है तो हम 25 ही रुपये सामने वाले को पे करते हैं, उससे ज़्यादा उसको पे नहीं करते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, किसी चीज़ का प्राइस ही नहीं फिक्स था। क्यों? क्योंकि हमारे पास मनी ही नहीं थी। जब मनी नहीं थी तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं फिक्स था। जब प्राइस नहीं फिक्स था तो हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या नहीं कर सकते थे, डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। हम किसी की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते थे, माप नहीं सकते थे कि ये चॉकलेट है 10 रुपये का होगा। ऐसा कैसे कर सकते? जब मनी होगी तब तो हम उसको वैल्यू करेंगे कि हाँ ये 10 रुपये तक का खर्च है। विनिमय में क्या करेंगे, चॉकलेट को बदलेंगे किससे? तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ क्या था, मूल्य मापन के जो सामान्य आधार थे उनका अभाव था। हमारे यहाँ कोई आधार नहीं था। जैसे आपको पता है आज के आधार क्या है, क्या है, हम लोग क्या करते हैं, गेहूं चावल है तो केजी में बेचते हैं, खरीदते हैं।
दूसरी बात आती है कि केजी में दूध या मिल्क है या ऑयल है तो हम लीटर में लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पैमाने जो थे वो उस समय मौजूद नहीं थे, हम एक बोरी गेहूं दे देते थे, एक बोरी चावल ले लेते थे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। और एक बात यहाँ पे और समझते चलिए कि इतनी ही बात नहीं थी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि हम किसी प्रोडक्ट को किसी से ले रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखते थे तो क्या गेहूं और चावल का रेट एक है? नहीं। या ऑयल और अगर 1 लीटर ऑयल लेते हैं और 1 लीटर क्या बोलते हैं 1 किलो गेहूं लेते हैं, क्या उसका क्या रेट इक्वल है? नहीं, अंतर है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सब एक बराबर चलते थे, सब ऐसे ही बदल लेते थे। अब कोई मान लीजिए 1 बोरी गेहूं दे दिया आपको, तो उसके बदले क्या करेंगे, 1 बोरी उसको ऑयल देंगे आप, वो किस हिसाब से दिया जाएगा? तो ये एक मूल्य जो मापन का था वो उसका कोई आधार नहीं था, जो जैसे चाहते थे वैसे क्या करते थे, एक्सचेंज कर लिया करते थे। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई थी, डिवाइडेशन की प्रॉब्लम थी, हम कम्युनिटी को डिवाइड कैसे करें। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बार्टर सिस्टम में एक रूल था कि 2 काऊ इज इक्वल 1 ऑक्स, ठीक है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 गाय किसी को देता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अगर किसी को 2 गाय देता है तो उसके बदले उसे क्या किया जाता था, तो उसके बदले जब कोई 2 गाय देता था तो उसके बदले उसको 1 बैल दिया जाता था, ठीक है ना। तो 1 बैल दिया जाता था। तो आप सोचिए जिस पर्सन के पास या जिस व्यक्ति के पास पर्टिकुलर एक ही गाय हो वो कैसे एक्सचेंज करेगा। या मान लीजिए किसी के पास 2 गाय है लेकिन वो 2 भाई हैं, एक एक गाय दोनों के पास है। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ये दोनों भाई अगर मिल के दोनों भाई क्या करते हैं, एक ऑक्स खरीद लेते हैं, तो ये ऑक्स रहेगा किसके पास, बड़े भाई के पास कि छोटे भाई के पास। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ऑक्स को 20 से कट कर दें, आधा बड़ा भाई ले ले आधा छोटा भाई ले ले, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम में जो है वो डिवाइडेशन की प्रॉब्लम थी या विभाजकता की समस्या पाई जाती थी। किसी भी वस्तु को कैसे बांटा जाए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं था उनके पास। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई थी, डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सेल या परचेज, खरीद और बेच नहीं सकते थे। जैसे एग्जांपल आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आज के समय हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा हो और मैं पर्टिकुलर प्रयागराज में जॉब कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है, मान लीजिए दिल्ली हो गया, तो मैं दिल्ली जाके क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा मेरा प्रयागराज वाला घर खाली है, तुम जाके वो प्रयागराज वाला घर ले लो, मैं इधर वाला क्या करता हूँ आपका दिल्ली वाला घर ले देता हूँ। वो तैयार होगा? नहीं तैयार होगा ना। तो मूल्य हस्तांतरण, आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। ऐसा कोई रेडी नहीं होता था कि आप चलो दिल्ली में आ जाओ, मैं आपका इलाहाबाद वाला घर ले लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता था कि मूल्य हस्तांतरण की भी कठिनाई क्या थी, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थी। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर हमें ये बताता है कि मूल्य संचय की कठिनाई थी, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कहने का सेंस ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, स्टोरेज की थी। क्योंकि आप सबको पता है कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, एक झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे। तो अगर किसी के पास मान लीजिए 100 बोरी अनाज हो गया, तो अगर अनाज वो घर में रख देगा, अगर वो अनाज को घर में रख देगा तो वो कहाँ रहेगा, बाहर। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो वो अनाज सारे क्या करते थे, बाहर ही स्टोर कर दिया करते थे, जिससे उनको बहुत नुकसान होता था। जैसे चोरी हो सकती थी, अगला क्या था, बारिश से खराब हो सकते थे। तो ये सारी समस्याएं क्या थी, उस समय मौजूद थी। इसलिए कहा जाता है कि उस समय स्टोरेज की भी हमारे यहाँ क्या थी, प्रॉब्लम थी। हम स्टोर करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 6 नंबर पे, लास्ट, या आप इसके बाद एक और है। तो 6 पे आते हैं। अगला था भावी भुगतान की कठिनाई थी, डिफिकल्टीज ऑफ डिफरेंट पेमेंट। कहने का, या डिफर्ड पेमेंट, कहने का सेंस ये रहा कि हम लोग के पास एक सबसे बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम में, मनी थी नहीं। तो जिससे हम जो भी सेवाएं लेते थे, जो भी चीज़ें उधार लेते थे या लोन के रूप में लेते थे, उसे कितना चुकाना है ये हमें पता नहीं होता था। भाई कितना चुकाना है, मैंने मान लीजिए 1 बोरी गेहूँ किसी से ले लिया, ठीक है ना, ले तो लिया, अब 1 साल बाद उसको रिटर्न करना है मेरे को, 1 ईयर के बाद।
तो 1 ईयर के बाद मैं उसको कितना रिटर्न करूँगा? 1.5 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, कोई आइडिया? कुछ नहीं। ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये था कि हम जो भी चीज़ें लोन लेते थे या जो भी चीज़ें हम किसी से ऋण के रूप में लेते थे, वो हम क्या करते थे, कितना चुकाना है इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता था। इसलिए उसका नाम दिया गया भावी भुगतान की कठिनाई। जो हमें भावी का मतलब भविष्य में, जो हमें फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है वो कितना करना है ये हमें नहीं पता है। जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, 1 लाख लिया, 50,000 लिया, तो हम क्या करते हैं, उसका ब्याज रेट होता है ना 5%, 2%, 1%, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि इतना पैसा इनको देना है, हम इतने महीने बाद इनको दे रहे हैं। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम कैसे दे सकते थे उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। सामने वाला जितना बोल दे उतना आपको देना पड़ता था। भाई हम 1 बोरी दिए, हम कहते हैं 5 बोरी चाहिए तो आपको 5 बोरी देना पड़ेगा। ऐसा कोई पैमाना फिक्स नहीं था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट रहा है, सेवाओं के विनिमय में कठिनाई, डिफ़िकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब सेवाओं के विनिमय में कठिनाई कहने का सेंस ये है कि सेवाएं क्या होती हैं। आप सब लोगों को पता है सेवा कौन करते हैं, कई लोग हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ठीक है ना, या इंजीनियर हो गए, समथिंग, ये सारे लोग हैं जो सेवा करते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन अब सेवा के बदले उनको कुछ ना कुछ पैसा हमको चुकाना पड़ता है ना। जैसे हम फीस उनको देते हैं 500, 400, 300, 200 देते हैं डॉक्टरों को, तब तो वो हमारी स्थिति को देखता है। वैसे ही जो सेवाओं के विनिमय में कठिनाइयाँ थीं, उसको समझने की बात ये थी कि जो उस समय के डॉक्टर रहे होंगे, वैद्य रहे होंगे, जो भी क्या बोलते हैं इंजीनियर रहे होंगे, या जो भी व्यापारी रहे होंगे, जो भी हमारी सेवा भाव से काम करते थे, उनको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता होगा ना। वो कितना चुकाना है, क्या चुकाना है, इसका कोई हमें पता नहीं होता। जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमें पता होता है उस डॉक्टर को मेरे को दिखाना है या उसको दिखाना है तो मुझे फीस उसको देनी पड़ेगी, 500, 1000, 1200 जैसा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज था। तो हम डॉक्टर को दिखाने के बाद उसको देते क्या, गेहूँ चावल। और कितना देना भाई, कितने का खर्च, वो कितने का इलाज किया आपका, ये पता होता था नहीं। जब पता ही नहीं है कितने का इलाज हुआ तो हम उसको पेमेंट किस हिसाब से करें। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। जो सेवाएं थी, जैसे सेवा में बहुत सी चीज़ें, डॉक्टर हो गए, ये सब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इन सब की जो भी सेवाएं होती थी, इनको हम किस हिसाब से पेमेंट करते, इसका हमें कोई पता नहीं था। हमको क्योंकि बार्टर सिस्टम था, इसलिए उन लोगों की जो भी सेवा भाव था उसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। आज हम आकलन कर लेते हैं, भाई उन्होंने सेवा किया है तो वो अपना चार्ज क्या है उन्होंने फिक्स कर रखा है, 500 रुपये आपको दे के तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ था नहीं कि वो कुछ फिक्स करें। तो उनको क्या था कि वो देख लेते थे, फिर उनको पेमेंट करने में लोगों को बहुत कठिनाई हुआ करती थी कि भाई इनको क्या दे दिया जाए और क्या ना दिया जाए। तो ये सारी बातें रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका बार्टर सिस्टम का अगर देखा जाए तो इसकी डिमेरिट्स है, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको गौर से पढ़िएगा। बाकी जिसको जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैंने सोचा है कि 2 चैप्टर हो जाएगा तो मैं एक दिन ऑनलाइन आपकी क्लास का टेस्ट लूँगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। आज की क्लास मैं इसी पे ब्रेक करता हूँ, कल हम इसी पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।